स्वागत में आपके साथ अंकित मिश्रा। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का आज 7वां दिन है और ऐसे में दक्षिण कोरिया के सियोल में निवेशक गोलमेज बैठक में सीएम साय सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत उद्यमियों के निवेश के लिए वो आमंत्रित कर रहे हैं। आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सेमीकंडक्टर हो, फार्मा हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, इन सभी से निवेश के लिए इन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के तहत दक्षिण कोरिया के उद्यमियों से चर्चा भी इसमें होने वाली है। तो दरअसल कल सियोल में आयोजित निवेशक गोलमेज बैठक का अंतिम दिन और आज 7वें दिन का विशेष दौरा, 10 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पॉइंट की टूर पर हैं और इस यात्रा से प्रदेश वासियों को काफ़ी उम्मीद निवेश को लेकर के। गौरव सिंह चंडेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, 7वें दिन का आज ये प्रवास रहने वाला है, इसमें क्या कुछ खास आज रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री जिस तरीके से विदेश दौरे पर गए हुए हैं, अभी जो है जापान के दौरे से वे उत्तर कोरिया के लिए रवाना हुए, जहां पर लगातार वे राउंड टेबल मीटिंग पर जो है बैठते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम उद्योगपति जो वहां पर मौजूद हैं उनसे मुख्यमंत्री जो है चर्चा कर रहे हैं और खास तौर से छत्तीसगढ़ की जो नई उद्योग नीति है उसकी जानकारी जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो उद्योग हैं वो छत्तीसगढ़ में लग सके और जापान और उत्तर कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो ऑटोमोबाइल्स है, वो उनकी फैक्ट्रियां जो है छत्तीसगढ़ में बने और इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और साथ साथ में जो उन्नत तकनीक है वो छत्तीसगढ़ में पहुंचते रहे। तो इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री जो है वहां पर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आज की बात करूं तो आज उत्तर कोरिया में जो है कई महत्वपूर्ण बैठक में जो है मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तमाम उद्योगपति जो है वहां के भी वहां पर मौजूद रहेंगे और उनसे जो है वृहद चर्चा जो है वो मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। ठीक है गौरव, आप लगातार बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेना है। तो आज 7वें दिन का मुख्यमंत्री का ये विशेष दौरा, जिसमें काफ़ी कुछ आज भी निवेश को लेकर के देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरे के जरिए प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के रूप में क्या कुछ आगे आने वाले समय में देखने को मिलता है और जब मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे तो क्या कुछ प्रदेश में वापस लेकर विदेश से लौट रहे हैं। लेकिन प्रदेश के लोगों के लिए खासा ये उत्साह के लिए और न केवल उत्साह बल्कि रोजगार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ये दौरा देखा जा रहा है। जितना निवेश आता है उतना रोजगार मिलता है, जितना रोजगार मिलेगा उतना ही भव्य प्रदेश का हाल होगा। अब बात बस्तर की कर लेते हैं, जहां बस्तर संभाग में बाढ़ का प्रकोप दिख रहा है। बस्तर में पिछले 94 साल के बारिश के तमाम जो रिकॉर्ड बने थे वो टूटते नजर आए। राज्य सरकार अब बचाव और राहत अभियान में लगातार जुटा हुआ है। आपदा नियंत्रण कक्ष निर्मित करके यानी इसको बना करके स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। बस्तर संभाग के 4 जिलों में तो 43 राहत शिविर बनाने पड़े हैं। कुल 2196 बाढ़ पीड़ितों को अब तक इनमें शिफ्ट किया गया है। वहीं अगर बात करें नगर सेना और एसडीआरएफ की टीम की तो वो राहत बचाव अभियान चला रही है। बाढ़ से अब तक 5 जनहानि और 17 पशुहानि हो चुकी है और सिर्फ इतना ही नहीं, 165 मकानों को आशंकित और 86 मकानों को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त इस बाढ़ ने कर दिया है। यानी बाढ़ आई और बेहाल करती नजर आ रही है।
तो उन्हें रेस्क्यू भी किया जा रहा है। ये हालात की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहाँ की। जो लगातार वहाँ स्थिति को बयां कर रही है। कई रास्ते ऐसे हैं जो धराशाही इसमें हो गए हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो जो वहाँ मध्यम वर्ग के लोग रह रहे हैं, जिनके आशियाने इसमें तबाह हो गए, पानी घुस गया, उनको होती है। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, ये जो स्थिति बनी हुई है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है इसमें, और अब तक कितने लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षित स्थानों पर? बस्तर में इस बार बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 48 घंटों तक जो रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बस्तर जिले दंतेवाड़ा, सुकमा में बस्तर में काफी नदी नाले उफान पर है। कई 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया। सुकमा की बात करें, सुकमा टापू के रूप में तब्दील कर, जिला मुख्यालय टापू के रूप में तब्दील हुए। जो बहने वाली सबरी नदी है, एनएच पर आ गई है। कई 5 से 6 जगहों पर एनएच पूरा पर पानी आ गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप है। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा को जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सभी ओर से जाने वाली जो मार्ग है बंद है। और राहत शिविर की बात करें तो शासन के द्वारा राहत शिविर बनाए गए, जिसमें लोगों को ठहराया जा रहा है। और निश्चित रूप से बारिश अभी थमने वाली नहीं है, लोगों की और मुसीबतें बढ़ने वाली है। जी, और अभी मौसम विभाग तो इसको अलर्ट कर ही रहा है। कितने ऐसे रास्ते हैं जो इसमें खत्म हो गए हैं, कनेक्टिविटी जहां की टूट गई है? एक छोटा सा क्विक रिएक्शन। जी, मैं बताना चाहूंगा, जगदलपुर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से NH 30 पर पानी जल भरा हुआ है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जोड़ने वाली सड़क मार्ग बंद है। और जगदलपुर से गीदम वाली सड़क पर टूट गई थी, उससे प्रशासन के द्वारा मरम्मत किया जा रहा है और सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। और नीचे सबसे ज्यादा सुकमा जिला अभी प्रभावित है, क्योंकि बस्तर के कई इलाकों में पुल टूट जाने के कारण इलाकों में अब आवाजाही बंद है। लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। जी, मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं और यही वजह है कि चीजें ऐसा सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बलरामपुर में इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दुष्कर्म से 13 वर्षीय नाबालिग गर्भवती हो गई है। पीड़िता को किसी को नहीं बताने के आरोपी ने धमकी दे रखी थी कि आप किसी को नहीं बताएंगे। 4 फरवरी 2025 को बहला फुसलाकर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना वारदात को अंजाम दिया। 24 अगस्त को दोबारा मिलने पहुंचा आरोपी तो परिजनों ने देखा, तब पीड़िता ने गर्भवती होने की जानकारी दी। शिकायत के बाद रामानुजगंज पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है, आरोपी को जेल भेज दिया है। 24 अगस्त को दोबारा मिलने जब पहुंचा तब ये बात निकलकर सामने आई। पीड़िता के साथ बहला फुसला करके दुष्कर्म किया और उसके बाद धमकाया भी। तो साफ तौर पर अब फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दूसरी बार जब ये आया मिलने के लिए, तब इसको बारे में जानकारी बाहर आई और पीड़िता
के साथ पूरा ये जो कृत्य इसने किया है वो उजागर हो सका। चार फरवरी 2025 को बहला फुसलाकर आरोपी ने ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 13 वर्षीय नाबालिग जिसकी वजह से गर्भवती हो गई। बलरामपुर का ये पूरा मामला जो सामने आ रहा है। राकेश कनोजिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश जी, क्या पूरा मामला है और इसकी जो गिरफ्तारी हुई है क्या ग्रामीणों के चलते हुई है, उन्होंने पकड़ा? बिल्कुल अंकित जी, मैं बता दूं, ये मामला हमेशा बलरामपुर जिले में आते रहते हैं। कहीं न कहीं देखा जा सकता है या तो जो नाबालिग हैं वो या फिर जो पुलिस है वो पुलिस कहीं न कहीं समझाती भी रहती है, स्कूलों में भी जाती है। एक मामला भी रामानुजगंज क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे देखिए 13 साल की जो बच्ची से दुष्कर्म कर देता है एक आरोपी और वो गर्भवती हो जाती है और ये भी कहता है आरोपी कि तुम यदि घर में बताओगी तो तुमको हम मार देंगे, मार के फेंक देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है, जिसको लेके आरोपी देखिए फिर उसके घर में जाता है। तब वो जाके वहाँ पे जब धमकाने लगता है लड़की को उसके घर में कि तुम बताना नहीं, लेकिन उसी बीच में अंकित जी ये अपनी माँ से लड़की बताती है, तब इस बात का खुलासा होता है। फिलहाल जैसे ही जानकारी चलती है रामानुजगंज थाना में तुरंत पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज होती है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहीं ना कहीं उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मामले हमेशा अधिकतर बलरामपुर जिले में आते रह रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पुलिस एसपी है अभी ही कुछ दिन पहले कॉलेज में जाके पूरे कानून की जानकारी दिए, बताए कि और समझाए बच्चों को, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं और कहीं ना कहीं प्यार के झांसे में आके और अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए। भोपाल मत्स्य विभाग में फर्जीवाड़ा देखने को मिला, जिसमें एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांग ली। एनएचआरसी ने एमपी सरकार से 2 हफ्ते में एटीआर तलब किया है। फर्जी समितियों से डेमो पर पट्टे देने का आरोप है। चंदेरी और हताई खेड़ा डैम पर अवैध मछली ठेके के आरोप हैं। अफसरों की मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा था। SC/ST मछुआरों के अधिकारों का हनन की बात इसमें आई है। एनएचआरसी ने भोपाल कलेक्टर और पुलिस आयुक्त से इस पर बाबत रिपोर्ट तलब की है। एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। आरोपियों में जलील मोहम्मद खान, शारिक मछली, मुकेश ठाकुर के नाम सामने आ रहे हैं। आयोग ने कहा है कि मामला गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का बताया जा रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी बात सामने आई है और ये कॉपी आप देख पा रहे हैं। एनएचआरसी में एमपी सरकार से 2 हफ्ते में एटीआर तलब कर लिया है। एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए आपको अगली बड़ी खबर की तरफ ले चलता हूं जो निकलकर सामने आ रही है, जहां ये जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी है कि उनके आज के कार्यक्रम क्या प्रदेश में रहने वाले हैं, उससे जुड़ी मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं। आरक्षण विषय पर सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ये बैठक रहने वाली है। सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक होने वाली है, तो यानी सारे दल इसमें, तमाम विपक्ष भी मौजूद रहने वाला है। तो ये एक अच्छी और एक अहम बैठक आज रहने वाली है मुख्यमंत्री की, क्योंकि इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी होगी। आज दिल्ली के दौरे पर भी सीएम मोहन यादव रहने वाले हैं। आरक्षण विषय पर सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक ये बैठक चलेगी, यानी 2 घंटे सीएम हाउस में ये बैठक चलने वाली है।
ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहा हूँ। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा सर्वदलीय बैठक में आज होगी और उसके बाद दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। कई कार्यक्रम राजधानी में भी प्रस्तावित हैं जिसमें सीएम शामिल होते नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के जो सीएम के कार्यक्रम हैं उससे रिलेटेड जानकारी। तो सीएम आज दिल्ली के दौरे पर भी रहेंगे। आज का जो मीटिंग्स प्रस्तावित हैं उन्हें ख़त्म करके दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री के ये कई कार्यक्रम जो आज रहने वाले हैं प्रदेश भर में, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। चेतन सेठ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चेतन, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज सुबह कैबिनेट की बैठक भी है और उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी है। क्या कुछ इन बैठकों में विशेष मुद्दा आज रहने वाला है? देखिए, स्पष्ट कर दूं, कैबिनेट की बैठक आज नहीं है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव 11 बजे से सीएम के आज अनेक कार्यक्रम है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण विषय पर सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है सीएम हाउस में। बैठक 11 बजे होगी। उसके बाद आज 3 बजे सीएम भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में निगम मंडल और मंत्रिमंडल को लेकर जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर भी आज सीएम केंद्र के नेताओं से जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर चर्चा कर सकते हैं। आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से प्रदेश में चल रहा है, विपक्ष ने हाल ही में प्रेस वार्ता कर तमाम चीजों का जिक्र किया था। उसी की वजह से आज पिछड़ा वर्ग आरक्षण विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी नेताओं की सहमति ली जाएगी। बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में तमाम लोगों को बुलाया गया है। बैठक में कांग्रेस के भी नेता रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ तमाम प्रदेश के पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, उन बैठकों को इस बैठक में बुलाया गया है। तो कहा जा सकता है कि आज की ये बैठक बड़ी अहम है। बैठक में 5 कांग्रेस के नेता शामिल होने वाले हैं। 11 बजे सीएम हाउस के में बैठक होगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम राजधानी दिल्ली की तरफ भी है, वो कितने बजे के आसपास ये कार्यक्रम रहने वाला? चेतन, देखिए, 11 बजे बैठक होगी। 11 बजे बैठक होने के बाद 1 बजे से 2 बजे तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और 3 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर तमाम केंद्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो चेतन हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं कि आज क्या कुछ बैठक रहने वाली है। बने रहिए चेतन, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो आज ये मुख्यमंत्री की सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, जिसमें जैसा कि चेतन ने बताया भी कि कांग्रेस की तरफ से भी कई लोग इसमें शामिल होंगे। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।